वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम जिस स्टोरी की बात करने वाले हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट तो कतई जहर है, जिसमें सुपर नेचुरल सस्पेंस थ्रिल ना आपको भर भर कर मिलने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये अब तक की सबसे ज्यादा वॉच की जाने वाली सुपर नेचुरल कोरियन ड्रामा सीरीज है। बोले तो प्रेजेंट से पास्ट में स्टोरी जिस तरह से स्विच होती है ना, लिटरली गाइस दिमाग हिला देगी। विलन का रोल तो इतना ज्यादा सॉलिड है ना कि भाई देखते ही ना मन खुश होने वाला है। सो आज के ड्रामा में हम उन सारे लोगों के बारे में जानेंगे जो कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर लेकर ही जन्मा है। सो आखिरकार इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ पे वो अपने सुपर नेचुरल पावर का यूज करते हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो कहानी की शुरुआत आउटर स्पेस में तैर रहे एक लड़के बॉन्सेक से होती है, जो कि खुद भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिरकार वो यहाँ पर कर क्या रहा है। सीधा उसकी आंखें फिर उसके बेड पे खुलती हैं और उसे ये पता चलता है कि वो तो वही सपना देख रहा था। बॉन्सेक हमेशा ही ऐसे ऊट पटांग से सपने देखा करता था, और वहीं जब बॉन्सेक की माँ किचन में उसका ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो वो सेंस करके पहचान लेता है कि आज तो उसकी फेवरेट चीज बनी है। उसके तो मुंह में पानी ही आ जाता है। बॉन्सेक जब स्कूल के लिए निकल रहा होता है तो मीहू उसके बैग में बहुत सारा वेट डाल देती है। मीहू ने ऐसा क्यों किया था ये तो खैर आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो फिर बॉन्सेक जब बस में होता है तो उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसका नाम हिसू था। वो दौड़ती हुई बस स्टेशन तक जा रही होती है। बॉन्सेक को भी बस एक्सचेंज करनी थी और वो उसके पीछे जाता है, जहाँ देखता है कि हिसू के बस कार्ड में तो पैसे ही नहीं थे और इसलिए ड्राइवर उसे बस से नीचे उतरने के लिए कह रहा था। लेकिन बॉन्सेक ड्राइवर से बोलता है कि हिसू के पैसे वो ही पे कर देगा। हिसू तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसे थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए और साथ ही उसका लंच भी ले लेती है, जो कि बहुत ज्यादा भारी था। और वहीं रास्ते में बॉन्सेक का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस खूबसूरत लड़की यानी कि हिसू पर ही था। और देखते ही देखते अचानक से उसके पैर फ्लोट होने लग जाते हैं और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, और अचानक से बस के ब्रेक लगने से बॉन्सेक का फेस ग्लास से जाकर टकरा जाता है। बॉन्सेक के पास ये सुपर नेचुरल पावर थी कि जब भी वो बहुत ज्यादा खुश होता है या सैड होता है तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और अचानक ही हवा में उड़ने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ फिर हम ह्यून को देखते हैं, जो कि बॉन्सेक का क्लासमेट है और साथ ही क्लास प्रेसिडेंट भी। हिसू अपने टीचर से कॉलेज में जाने के लिए स्कॉलरशिप की बात कर रही होती है, जहां उसके टीचर उसे कहते हैं कि स्पोर्ट्स के जरिए ही तुम्हें स्कॉलरशिप मिल सकती है और मैं तुम्हें रोज इसकी ट्रेनिंग भी दूंगा। दरअसल हिसू दूसरे स्कूल से ट्रांसफर लेकर ना बॉन्सेक के स्कूल में आई हुई थी। बॉन्सेक की तो हार्ट बीट उसको देखकर बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है और वो फिर से फ्लोट करने लग जाता है। वहीं हम फिर एयरपोर्ट पर एक आदमी फ्रैंक को देखते हैं, जो वहां खड़ी वैन में रखे क्लोथ्स को चेंज करता है। फ्रैंक के बैग पर एक अजीब सा निशान भी था। वहां उसे एक फोन मिलता है जिसमें एक सीक्रेट नंबर था। जैसे ही वो फिर 11 नंबर वाला पैकेट खोलता है तो उसे वहां पर उस आदमी की काफी सारी डिटेल्स भी मिल जाती हैं। ह्यून टीचर के कहने पे हिसू को पूरा ऑडिटोरियम दिखा रहा था। हिसू भी फिर वहाँ पर कुछ देर प्रैक्टिस करने के लिए रुक जाती है। ह्यून अपने टीचर चोई से जाकर पूछने लग जाता है, हिसू भी हमारे जैसी है? टीचर बोलते हैं हाँ, और इसीलिए हमें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। वहीं फ्रैंक सीधा उस डिटेल वाले आदमी के पास पहुंच जाता है जिसका नाम जिनशिन था। उनको देखते ही जिनशिन भी समझ जाता है कि वो उसे वहां पर मारने के लिए आए हैं। जिनशिन और फ्रैंक के बीच में जबरदस्त लड़ाई होने लग जाती है। जिनशिन के पास कुछ ज्यादा ही पावर्स थी, लेकिन फ्रैंक को तो कुछ भी नहीं होता है। दोनों में खूब जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है और एंड में फ्रैंक जिनशिन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास बच्चे हैं, और जैसे ही वो बोलता है नहीं, उसके बाद तो फ्रैंक जिनशिन को विंडो से बाहर ही फेंक देता है, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाती है, वो वहीं मर जाता है। यहाँ जैसे ही मिनहू को अपने फोन में जिनशिन की डेथ की न्यूज मिलती है, वो फ्रैंक की गाड़ी को नोटिस कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जहां पर उनकी असिस्टेंट उन्हें जिनशिन के डेथ की न्यूज दे रही होती है, जिसे सुनते ही डायरेक्टर फिर ब्रीडिंग प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं और वो बोलती है कि उसकी तो ऑलरेडी ही रिप्लांटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ मीहू अपने सीक्रेट टेबल से एक गन को निकालकर साफ करते हुए जिनशिन के बारे में सोच रही होती है कि आखिरकार उसे मार कौन सकता है। सीन शिफ्ट होता है। फ्लैशबैक में हम 2003 का सीन देखते हैं, जहाँ मीहू छोटे से बॉन्सेक को अपनी पीठ पर लेकर कहीं जा रही थी और उसके पास बहुत सारा सामान था। मीहू ने एक बहुत बड़ा हॉल 3 साल का एडवांस देकर रेंट पर लिया हुआ था, और शाम के टाइम पर जब मीहू मार्केट जा रही थी तो बॉन्सेक को उसके पीठ पर देखकर एक शॉप लेडी बोलती है, बच्चा तो तुम्हारा बहुत ज्यादा बड़ा है और उसके बाद भी तुम उसको पीठ पे टांग के क्यों घूम रही हो, जिससे कि मीहू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
तभी उस लेडी के बेटे को देखकर वो उससे माफी मांगती है क्योंकि उसका बेटा काफी स्पेशल था। बॉन्से को चलने में प्रॉब्लम थी और इसलिए मीहू रस्सी से बांध कर उसे चलना सिखाती थी। मीहू को भी ये बात बहुत ही अच्छे से पता चल चुकी थी कि उसके बेटे के पास जो पावर्स हैं वो सारी की सारी उसके इमोशन से जुड़ी हैं। बॉन्से कब स्कूल जाने लगा था जहाँ वो अपनी पावर की वजह से नॉर्मल बच्चों के साथ खेल ही नहीं पाता था, लेकिन वो फिर अपने घर में टीवी में सुपरमैन को देखकर सेम उसकी तरह ही उड़ना चाहता था। और ऐसे ही एक दिन स्कूल में एक बच्चा सबको सुपरमैन बनकर दिखा रहा था। बॉन्से को थोड़ा बुरा लग रहा था और वो भी सबके सामने सुपरमैन की तरह ही बहुत ही ऊंची जंप पाने लग जाता है, जिसकी वजह से एक बच्चा भी बॉन्से की तरह ही उड़ने की कोशिश करता है, जिसके कारण वो गिर जाता है और उसे खतरनाक चोट लग जाती है। जिसके बाद उसकी ये सारी शिकायतें उसकी माँ यानी कि मीहू को बुलाकर की जाती हैं, जहाँ मीहू फिर उसे समझाते हुए कहती है कि हमें अपनी सुपरनैचुरल पावर्स का यूज ना लोगों की हेल्प करने के लिए करना है, ना कि उन्हें चोट पहुंचाने के लिए। जिससे कि फिर बॉन्से को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, छत पर जाकर रोने लग जाता है। लेकिन उस टाइम काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और आंधी भी चल रही थी, जिससे कि वो तो सीधा हवा में ही उड़ने लग जाता है। लेकिन सही टाइम पर उसकी मॉम आकर उसको बचा लेती है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है बॉन्से हिसू को भागते हुए स्कूल जाते हुए देख रहा था और स्कूल का गेट बस बंद होने ही वाला था। दोनों के दोनों भागते हुए जाते हैं, जिसके कारण एक दूसरे से टकरा जाते हैं और बॉन्से अपनी पावर की वजह से थोड़ा दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन स्कूल का गेट भी बंद हो गया था और इसलिए प्रोफेसर चोई फिर दोनों को ही आफ्टर स्कूल क्लीनिंग की ड्यूटी दे देते हैं। वहीं फैंग भी अपने न्यू टारगेट यानी कि बोंग प्योंग के पास में था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता था, जिसका फैंग को भी पता होता है और इसलिए वो बुक स्टोर की इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देता है। लेकिन बोंग बैटरी की कुछ पावर्स लेकर उससे लड़ने लग जाता है और फैंग भी तो बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो उसे मार देता है। और फिर एक फोटो दिखाता है जिसमें बोंग के बेटे और उसकी फोटो थी, लेकिन बोंग ने फोटो आधी जला दी थी। स्कूल में हिसू बॉन्से से उसकी स्पोर्ट्स ड्रेस लेकर चेंज करने के लिए जाती है, क्योंकि भागने की वजह से वो बहुत ज्यादा स्टिंग कर रही थी। कीहू नाम के एक लड़की को ह्यून हिसू का पीछा करते हुए देख लेता है। साइड में ले जाकर वो उसे बहुत मारता है। ह्यून के पास ये सुपरनैचुरल पावर थी कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जैसे ही फिर टीचर कीहू के बारे में क्लास में पूछ रहे होते हैं तो ह्यून बोलता है कि वो आज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हिसू और बॉन्से दोनों के दोनों यूनिफॉर्म स्टोर पर पहुंचे हुए थे, जिसके बाद वो साथ में लंच भी कर रहे होते हैं और वहां पर बॉन्से को ये पता चलता है कि हिसू की मॉम की डेथ बचपन में ही हो गई थी, जिससे वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ फैंग बोंग के पास से मिली हुई फोटो को देखता है, जिसमें उसे उसी स्कूल का नाम देखता है जिसमें बॉन्से पढ़ता था और उसे नेक्स्ट टारगेट को मारने का मैसेज भी मिल जाता है। हिसू और बॉन्से साथ में डिनर करते हुए फैमिली के बारे में बात करते हुए जा रहे थे और अचानक से फिर उनकी नजर कीहू पर पड़ती है, जिसे काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी और वो लोग उसके साथ ही वापस आ जाते हैं। दोनों को साथ में लेकर ह्यून उससे पूछता है कि एक्स्ट्रा क्लास के टाइम पर तुम लोग कहाँ थे। हिसू को ये बोलते हैं कि हम दोनों तो साथ में डिनर पर गए हुए थे। ह्यून बोलता है लगता है कि तुम दोनों को ज्यादा ही क्लोज आ गए हो। वेल तो फिर स्कूल के बाद दोनों क्लीनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ बॉन्से को म्यूजिक में मग्न देखकर हिसू उसके पास रखकर चुपचाप बैंडेज लगाकर चली जाती है, जिसके कारण बॉन्से तो हवा में ही उड़ने लग जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। घर पहुंचते ही हिसू बॉन्से की बात को याद कर रही होती है और इसलिए अपने डैड से बोलती है कि वो स्पोर्ट्स कॉलेज में नहीं जाना चाहती है, क्योंकि अब उसे एक अच्छा दोस्त जो मिल गया था जिसके साथ वो रह सकती थी। वेल तो फिर नेक्स्ट डे टीचर एक बार फिर से कीहू के बारे में पूछते हैं, जहाँ हिसू बॉन्से को कुछ भी बताने से मना करती है। वहीं रात के टाइम पर हिसू को अंधेरे में प्रैक्टिस करते हुए देखकर बॉन्से ने वहाँ की सारी लाइटें जला दी थी और चुपचाप वो घर आने लगता है। मीहू ने भी उसे देख लिया था और वो बोलता है कि वो तो बस अपनी एक फ्रेंड की हेल्प कर रहा था, जहाँ उसकी मॉम उसे बोलती है कि अगर नेक्स्ट टाइम लेट हो तो मुझे कॉल कर जरूर बता देना, नहीं तो मुझे चिंता होती है। वहीं फ्रैंक को स्कूल के बाहर राउंड लगाते हुए देखकर गार्ड उसे रोक देता है और वहीं नेक्स्ट डे चोई हिसू को सभी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देता है और अपनी प्रैक्टिस के बाद हिसू लंच के लिए आती है, लेकिन तब तक तो सारा खाना खत्म हो चुका था। बॉन्से जो कि इसका काफी अच्छा दोस्त बन चुका था, वो अपनी प्लेट से उसे खाना देते हुए बोलता है कि वो हर बार 2 प्लेट से खाना खाता है और इसलिए वो इस बार उसका खाना ले सकती है।
वही चोई ह्यून को बुलाकर ऑडिटोरियम के फैंस ऑन करने के लिए भेजता है, जहाँ फिर अचानक से आकर हिसो भी अपने कपड़े चेंज करने लग जाती है। ह्यून तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहीं बैठ जाता है और साथ ही वो उसे प्रैक्टिस करते हुए भी देख रहा था। प्रैक्टिस के टाइम पर अचानक से हिसो के पैर में चोट लग जाती है और उसी टाइम बॉन्सेक जो कि उसे मिलने के लिए वहाँ पर आ रहा होता है, वो तो उसे गिरते हुए देखकर फटाक से ही उसके पास एकदम मुड़ते हुए पहुँच जाता है। ह्यून ने ये सब कुछ देख लिया था, लेकिन हिसो को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिसो फिर अपनी एक्सरसाइज में बॉन्सेक की हेल्प लेती है। जैसे ही वो बॉन्सेक के क्लोज आती है, बॉन्सेक को तो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं होता और वो फिर से हवा में ही उड़ने लग जाता है और जाकर थोड़ी दूर पर गिरता है। हिसो को फिर से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। क्लीनर लेडी को देखकर बॉन्सेक तो वहाँ से फिर चला ही जाता है। जैसे ही वो जाते हैं तो ह्यून बाहर आता है और हिसो के टारगेट पॉइंट से ऊंची जंप मारकर अपने हाथ का प्रिंट वॉल पर छोड़ देता है। हिसो और बॉन्सेक फिर साथ में नूडल्स खा रहे होते हैं, जहां बॉन्सेक मीहू को लेट होने का मैसेज कर रहा होता है तो हिसो से बोलती है कि वो तो अपने शो स्कूल में ही भूल चुकी है। और जैसे ही फिर बॉन्सेक उन्हें लेने के लिए स्कूल जा रहा होता है तो हिसो भी इसके पीछे पीछे जाने लग जाती है, क्योंकि आखिरकार वो उसकी सच्चाई जो जानना चाहती थी, जो कि इसके दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था। फ्लोर पर वो उसके जूतों के निशान देखते हुए जा रही थी, जो कि अचानक से एक जगह पर जाकर गायब भी हो जाते हैं। बॉन्सेक हाथ में जूते लेकर वापस आ रहा होता है कि फ्लोर गंदा ना हो जाए और इसलिए मैंने जूते ही उतार दिए थे। बॉन्सेक की बैंडेज को निकलते हुए देखकर जैसे ही हिसो दोबारा से उसे लगाती है, बॉन्सेक से तो अपनी फीलिंग्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता और वो दोबारा से हिसो के सामने ही आसमान में उड़ने लग जाता है। ये देखकर तो हिसो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जैसे तैसे कर उसे नीचे उतारती है। लेकिन वो लोग तो जानते ही नहीं थे कि ये सब कुछ तो ऑलरेडी सीसीटीवी में कैद हो चुका है। दोनों फिर वहाँ से बॉन्सेक के घर पहुँच जाते हैं, जहाँ बॉन्सेक की मॉम तो हिसो को उसके साथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड है। जैसे ही वो उन्हें खाना दे रही होती है तो अचानक से बहुत सारे कस्टमर वहाँ पर आ जाते हैं और इसलिए बॉन्सेक फिर हिसो को अपने रूम में ही ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक भी अपने नेक्स्ट टारगेट यानी कि नाजो से सैलून पर मिलने के लिए पहुंचा हुआ होता है। वो उससे अपना हेयर कट लेने के बहाने नाजो से उसके बच्चों के बारे में पूछ रहा होता है। ये सुनकर तो उसे उसके ऊपर शक होता है, फटाक से उसके ऊपर कैंची से वार करने लग जाती है। लेकिन फ्रैंक की सुपरनैचुरल पावर के कारण वो जल्दी ही उसकी चोट हील हो जाती है। नाजो उसके ऊपर बहुत सारी गन से फायर करती है, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं होता और वो उसे मार देता है। साथ ही जाते हुए वहाँ से बोलता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे से ना मैं तुम्हारे फ्यूनरल पर ही मिल लूंगा। वहीं जिन्हों को चिकन का ऑर्डर मिल जाता है और यहाँ बॉन्सेक हिसो को अपनी सारी सुपरनैचुरल पावर के बारे में सब कुछ सच सच बताते हुए कहता है कि जब भी वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है तो हवा में फ्लोट करने लग जाता है। ये सुनकर तो हिसो उसके पास आकर कहती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे पसंद करते हो। ये सुनते ही वो फिर से हवा में आसमान में उड़ने लग जाता है और उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मीहू ने भी उनकी सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि दोस्तों उसके पास ये सुपरनैचुरल पावर थी कि वो मीलों दूर की सारी आवाजों को भी आराम से सुन सकती थी। जैसे ही बॉन्सेक फिर हिसो को बाहर तक छोड़कर वापस घर आता है तो मॉम उसे डांटते हुए बोलती है कि हिसो तो तुम्हारी दोस्त है ना, उसे घर तक छोड़ने की बजाय ऐसे ही बाहर तक ही छोड़कर वापस आ गए। ये सुनते ही फिर बॉन्सेक अपना रेनकोट लेकर उड़ते हुए हिसो के पास पहुंच जाता है और उसे बस में बैठाने के बाद इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि हवा में ही फ्लोट करने लगता है। वही जैसे ही जिन्हों डिलीवरी देने के लिए कॉम्प्लेक्स में जा रहा होता है, रास्ते में उसे फ्रैंक मिल जाता है, जो कि उसे अपना बिजनेस कार्ड पकड़ा देता है। डिलीवरी के बाद वो लोग उसके साथ में बदतमीजी करने लग जाते हैं, क्योंकि उसके पास कार्ड स्वाइप मशीन ही नहीं थी और इसलिए जिन्हों फिर बाद में पैसे लेने का भूलकर वहाँ से वापस आ जाता है। बॉन्सेक स्कूल की छुट्टी वाले दिन स्कूल जाता है, क्योंकि आज हिसो वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी, जिसने कि अपना हेयर स्टाइल भी चेंज किया हुआ होता है। लेकिन हिसो को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो दोबारा से उसे चेंज करके पहले जैसा ही रख लेता है। हिसो से बॉन्सेक अपना सीक्रेट रखने को कहता है, जहाँ फिर हिसो भी उसे अपना सीक्रेट बताते हुए कहती है कि उसे कभी भी कोई चोट नहीं लगती है, जिसके चक्कर में ही फिर उसे पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने 17 लोगों की जमकर पिटाई की थी, लेकिन उसमें उसे कोई भी चोट नहीं लगी थी, जिससे कि स्कूल के सारे लोग इस अजीब सी चीज को देखकर काफी ज्यादा डर गए थे और
उसे बाहर निकाल दिया था। दोनों के बीच में फिर ये डील होती है कि वो दोनों अब एक दूसरे के सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेंगे। हिसू फिर उसे अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लग जाती है कि एक बार मेरी और मेरी माँ का काफी ज्यादा बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके बाद से ही मेरी डैड ने यहाँ वहाँ काम करके मुझे पाला है। और जैसे ही मैं अपने हाई स्कूल में गई थी तो वहाँ पर हैहुन नाम की लड़की को काफी ज्यादा बुली कर रही थी, और जैसे ही मैंने उनकी शिकायत फिर टीचर से की और उसके बाद भी वो नहीं मानी तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो मैंने सबको ग्राउंड में ले जाकर पीट दिया। लड़कियों ने मेरे ऊपर चाकू और पत्थर से भी वार किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक थे, और उनमें से ही एक के बॉयफ्रेंड ने बेसबॉल बैट से मुझे मारा और उसका भी मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसलिए उसके बाद से ही मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जिन्हू अपने पैसे लेने के लिए कॉम्प्लेक्स पर जाता है, जहां से निकलते हुए वो देखता है कि सैलून के बाहर तो बहुत ज्यादा भीड़ थी और वहां के सीसीटीवी भी खराब हो चुके थे। मिहू ने इस न्यूज के साथ साथ कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग से निकलते हुए जिन्हू को भी देख लिया था। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर की असिस्टेंट उन्हें नाजू की डेथ को रॉबरी दिखाया जा रहा है ये कह रही होती है, जहाँ पर फिर अचानक से डायरेक्टर से मिलने के लिए हिसू के पुराने स्कूल के प्रिंसिपल पहुँच जाते हैं, और वो हिसू के बारे में उन्हें बताते हुए कहते हैं कि उनका तो यही काम था कि हिसू और वॉन्सेक जैसे बच्चों को ढूंढा जाए। और वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक नाजू के फ्यूनरल पर जाता है, जहाँ पर एक लड़का उसे कहता है कि नाजू की एक बेटी थी जिसके मरने के बाद से उसने हम सबको अडॉप्ट किया था। दोनों की सारी बातें वहीं पर बैठी हुई एक लड़की भी सुन रही थी। वहीं हम फिर एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम गोदो था, और ये बॉन्ग का बेटा था, जिसके पास ये सुपरनेचुरल पावर थी कि वो हर तरह की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता था, और साथ ही किसी को छूते ही उसकी सारी मेमोरी को भी देख सकता था। और वो भी चोई के अंडर में ही था, लेकिन चोई उसे पीई की जगह एंटरटेनमेंट सेक्टर में जाने को कहता है, और उनकी बातों को मानकर वो एक ऑडिशन भी देता है और उसे बच्चों के शो में सुपरमैन का रोल मिलता है। लेकिन फिर एक दिन जब वो शो कर रहा होता है तो देखता है कि उसका गल फटा हुआ है, जिसके कारण स्टेज पर एक हादसा हो जाता है और उस बेचारे की तो जॉब ही चली जाती है। जब वो घर लौटता है तो अपनी माँ को मरा हुआ देखता है। डैड उसकी माँ के फ्यूनरल पर मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर फिर उसे ये पता चलता है कि उसके स्कूल की फीस तो हमेशा वही देते थे। और उसके बाद बुधू ने बहुत सारी जगहों पर नौकरी ढूंढी, लेकिन उसे कहीं जॉब ही नहीं मिलती थी। लेकिन फिर एक दिन वो खराब बस को देखकर उसे ठीक करने लग जाता है, जिसके कारण उसे उसी बस ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। और दोस्तों ये वही बस का ड्राइवर था जिसमें वॉन्सेक डेली स्कूल जाया करता था, और वो अपने डैड के फ्यूनरल पर जाकर वहाँ की बैटरी से सब कुछ पता लगा लेता है कि फ्रैंक ने ही उसे मारा है। वहीं चोई क्लास में एक नई लड़की का इंट्रो कराने लग जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि हैहुन ही थी। हिसू और वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लग जाते हैं, और फिर सभी लोग बैठकर एक साथ लंच कर रहे होते हैं, जहाँ एक हान नाम की लड़की भी उनके साथ में बैठ जाती है। और वहीं हिसू आकर ह्यून के साथ में बदतमीजी करके चला जाता है। ह्यून को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन सब लोग वहीं थे और इसलिए वो बस अपनी प्लेट रखकर वहाँ से चला गया था। जिसके जाते ही वॉन्सेक और हिसू उसकी प्लेट से उसका चम्मच निकालते हैं। वॉन्सेक उसे क्लीन करता है और हिसू उसे वापस से रख देती है। यहाँ पर डायरेक्टर की असिस्टेंट फैंग के बारे में बताते हुए कहती है कि उसकी माँ कोरिया और उसके पापा यूएस सोल्जर थे, और उसकी माँ की डेथ के बाद CIA के एजेंट उसे ले गए थे। और वही वॉन्सेक हिसू की हेल्प कर रहा होता है, लेकिन उसके फोन की बैटरी ना होने पर वो जल्दी से घर के लिए निकल जाता है। फैंग को नेक्स्ट टारगेट मिहू को दिया जाता है, और वहीं गोदो को वापस बस में देखकर वॉन्सेक बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पर हिसू के डैड उसे नया फोन देते हैं, ताकि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उन्हें कॉल कर सके। वहीं CIA का डायरेक्टर मार्क डायरेक्टर को मिलने के लिए आता है, जहाँ वो कहते हैं कि फ्रैंक को अभी वापस बुला लो वरना अच्छा नहीं होगा। फ्रैंक मिनू के पास आकर डिनर ऑर्डर करता है। मिहू भी वॉन्सेक को मैसेज करती है कि वो घर ना आए, लेकिन वॉन्सेक तो तब तक पहुंच चुका था। तभी मार्क ने फ्रैंक को मैसेज करके रोक दिया था, और उसके चाहते ही मिहू वॉन्सेक को केयरफुल रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसे कुछ न कुछ डाउट तो हो रहा था। जिसके बाद फ्रैंक को नेक्स्ट टारगेट जिहू का मिलता है, और वो उसके पास जा रहा होता है, जहाँ वो तो फ्रैंक को देखकर पहचान लेता है और उसके पीछे जाकर वो उससे फाइट करने लगता है, लेकिन फ्रैंक उसे मार देता है। जिसके बाद फ्रैंक जिन्हू के पीछे जाता है और उसे अपनी वैन से बहुत बुरी तरह से कुचलता है और मरा समझकर वहाँ से चला जाता है।
लेकिन जीहू उसकी वैन से निकलकर सारे रिकॉर्ड्स देखकर फैंग से फाइट करता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है, जिसके बाद सारे रिकॉर्ड्स भी जला देता है और चला जाता है। मीहू ने भी बॉन्सेक को एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए मना कर सीधा घर आने को कहा था, जिसके कारण हिसू और बॉन्सेक की बातें ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो दोनों जल्दी घर जो निकल जाया करते थे। और एक दिन हिसू फिर उससे मिलने के लिए आती है और उसके ऊपर एक पत्थर रख कर कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया है, ताकि वो खुशी के मारे दोबारा से हवा में ना उड़ने लग जाए। और वहाँ पर स्नो होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ फिर हम किसी को पी में लगे बोर्ड का बोल्ट निकालते हुए देखते हैं। जब हिसू उस पर अपनी प्रैक्टिस करती है तो वो बोर्ड हिसू के ऊपर ही गिरने वाला होता है, लेकिन तब तक बॉन्सेक और ह्यून दोनों से बचाने के लिए भागते हैं। बहुत ज्यादा वेट होने के कारण ह्यून बॉन्सेक से पहले पहुंचकर उसे बचा लेता है। हान ने भी इन सब की वीडियो बना ली थी और इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था और वो वायरल हो जाती है, जिससे कि किसी को तो यहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है कि उनकी पावर्स के बारे में सबको पता लग गया है। जैसे ये बात डायरेक्टर को पता चलती है ना, वो तो गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। बॉन्सेक को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो अपनी प्यारी सी दोस्त की मदद नहीं कर पाया और इसलिए वो फिर से उड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पर मीहू आकर उसे पूछती है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या कर रहे हो तुम। बॉन्सेक बहुत ज्यादा सैड था और बोलता है कि मेरी पावर्स तो किसी काम की नहीं है जब तक मैं किसी की हेल्प ना कर पाऊँ। ये सुनकर मीहू फिर उसे ये कहते हुए रोने लग जाती है कि क्या वो अपने डैड की तरह ही बनना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के डायरेक्टर तक भी ह्यून की वो सुपरनैचुरल पावर वाली वीडियो पहुंच जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक एरोप्लेन को उड़ते हुए देखते हैं, जहां एक आदमी जो कि बॉन्सेक के फादर दोसुक थे, वो बाहर से पायलट को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इस प्लेन को जल्दी से रोक दो क्योंकि इसमें बॉम्ब है, और लोग उनकी बातों को समझ ही नहीं पाते और ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि दोसुक को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मीहू, जिसे दोसुक के पास जाने का मिशन मिला था, मीहू और दोसुक दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे और दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और चाइना का दिखाया जाता है, जहां इवेंट में मीहू को सारे नॉर्थ कोरिया के लोगों को मारने का मिशन मिला था, लेकिन मीहू को उन पर काफी तरस आ रहा था। और ये देखते ही देखते अचानक से मीहू की आंखें खुल जाती हैं और वो ऑफिसर को कुछ फाइल लेकर लिफ्ट में जा रही होती है, लेकिन दोसुक फाइल्स उससे ले लेता है और कॉफी पीते हुए मीहू को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डायरेक्टर की वजह से ही मेरे पास आई थी, लेकिन अब भी हम मिल सकते हैं। फिर वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है और फिर से चाइना का दिखाया जाता है, जहाँ पर मीहू ने फ्लैश ग्रेनेड फेंक कर सारे नॉर्थ कोरिया के लोगों को भगा दिया था। वहीं फिर डायरेक्टर की असिस्टेंट उनसे पूछती है कि आखिरकार वो दोसुक को क्यों जानना चाहता है। एरोप्लेन वाले मिशन फेल होने की वजह से वो बताता है कि नहीं, वो तो उसे उस चाइना वाले मिशन के फेल होने की वजह से ही जानना चाहता है, क्योंकि जब से उसे वहाँ मीहू को मारने को कहा था तो उसने ऐसा नहीं किया था और तब से ही चीजें खराब हो गई थी। डायरेक्टर मीहू को बुलाकर दोसुक का सीक्रेट पूछता है तो मीहू साफ साफ इनकार करने लग जाती है कि उसे उसके बारे में कोई सीक्रेट नहीं पता चला अब तक। जैसे ही वो बाहर आती हैं तो असिस्टेंट मीहू पर काफी गुस्सा करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में जब मीहू काम कर रही होती है तो दोसुक विंडो से उड़ता हुआ डिनर लेकर उसके पास आता है। मीहू उसकी पावर देखकर अपनी पावर के बारे में उसे सब कुछ बताने लग जाती है कि वो मीलों तक का भी सुन सकती है और साथ ही सेंस भी कर सकती है। दोसुक ने भी फिर उसे अपनी पावर बताते हुए फटाक से उसे किस कर लिया था और हवा में ही उड़ने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर और उसके असिस्टेंट की बातें एक एम्प्लॉय सुनकर मीहू को बता देती है कि वो लोग उसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं, और ये सुनकर तो मीहू सब जगह चेक करने लगती है और जहाँ पर उसे कुछ कैमरे लगे हुए मिलते हैं। साथ ही एक न्यूज भी आती है कि नॉर्थ कोरिया का लीडर मारा गया है। डायरेक्टर फिर जल्द से जल्द दोसुक को ढूंढने को कहते हैं और सभी लोग मीहू के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि उसके पास वो जरूर जाएगा। फिर एक दिन जब मीहू उदास होकर बैठी थी तो दोसुक उससे मिलने के लिए आता है और उसे कहता है कि उसके बिना वो नहीं रह सकता है और फटाक से उसे किस भी कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और 1990 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जीहू अपने बॉस के साथ जाकर कुछ गैंगस्टर से लड़ रहा होता है और अपनी पावर्स दिखाकर वहाँ के बॉस से एक पेपर साइन भी करवा लेता है। जिसके बाद जीहू फिर अपने दोस्त मिकी के साथ चला जाता है और कुछ टाइम बाद जीहू का एक आदमी से काफी बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता है। जीहू फिर उस आदमी से पैसे लेकर होटल जाने लग जाता है तो उसे एक लड़के का स्कूटर दिखाई देता है। जीहू सारा टाइम उसी होटल के रूम में रहता था और एक दिन जीहू वहाँ पर उमसी को देखता है, जिससे कि एक कस्टमर काफी बदतमीजी कर रहा था और वहाँ वो कुछ खाना डिलीवर करने के लिए गई हुई थी।
और नेक्स्ट सीन में जीहू कार को आते हुए देखकर उसके सामने जाकर लेट जाता है और इसी तरह वो उन सब से पैसे लिया करता था, जिससे कि उसका आराम से गुजारा भी हो रहा था। लेकिन एक दिन जीहू वहीं पर उमजी से टकरा जाता है और दोनों को शायद पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनके बीच में बातें भी स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट डे फिर जब जिन्हू एक कार के आगे लेट जाता है तो अचानक से कार उसके बगल से निकल जाती है और वो उसके पीछे भागता है और वही रास्ते में उसी उमसे मिल जाती है। वो उसी होटल का रास्ता पूछकर वापस चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है फिर से 1990 का दिखाया जाता है, जहाँ जिन्हू के बॉस ने उसी बॉस के साथ में समझौता कर लिया था, लेकिन जिन्हू को ये अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए मिनकी दोनों को धोखा देकर उस बॉस के हाथों उन्हें बेहोश करके एक कार सीट से बांधकर उन्हें पानी में फेंक देता है। लेकिन जिन्हू तो खैर जिन्हू ठहरा, वो अपनी हड्डी को तोड़कर खुद को निकाल कर वहाँ से वापस जाकर उस बॉस को ही मार डालता है और साथ ही मिनकी के मुंह पर एक जोरदार कट भी मार देता है। सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जहाँ उमजी जिन्हू से पूछती है कि उसे अभी तक होटल नहीं मिला है और ये सुनकर जिन्हू रोने लग जाता है। वहीं ये पास्ट की सारी कहानी डायरेक्टर मिल्की से सुन रहा होता है और बोलता है कि वैसे मुझे आने में थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन मैं उसे हर हाल में ढूंढना चाहता हूँ और इसलिए वो मिल्की से जिन्हू को ढूंढने के लिए कहता है। यानी कि दोस्तों स्टोरी में आगे और भी मजेदार ट्विस्ट आने वाले हैं। सो कहानी अब आगे कौन सी मोड़ लेने वाली है ये हमें पता चलेगा आगे के एपिसोड में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें भी एक्सप्लेन करूं तो फटाक से कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। साथ ही आप और कौन सी सीरीज देखना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं।